Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Daniel Hussain Haithri from the podcast of Pakistan Beat. आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि अगर मैं कहूँ कि जो हमारा 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन का बनता है यानी कि ख़वातीन उनको रिप्रेजेंट करती हैं. लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ है. शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन और शी इज़ एक्चुअली दी सिंध चैप्टर हेड फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड FOSPA which stands for the Federal Ombudsman Secretariat Against Harassment. तो हमारे साथ मौजूद हैं आज मिस सबिका शाह. मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you. No problem. It's in fact Sunday morning, so we are especially very thankful कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से वीकेंड पे और हमें टाइम दिया. मैम, सबसे पहले मैं इस बात की तरफ आपको लेके आना चाहूँगा कि ख़वातीन जो हैं इट्स अ सिग्निफिकेंट अदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 50% रिप्रेजेंट करता है. अगर आप साउथ एशिया के अंदर भी स्टेटिस्टिक्स को उठाकर देखें, चाहे श्रीलंका हो, सच अ टाइनी कंट्री, बट स्टिल एज फार एज वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स कंसर्न, वेरी सिग्निफिकेंट नंबर्स. इंडिया तो खैर चलें, इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी. देन इवन बांग्लादेश विच इज़ काइंड ऑफ यू कैन से रिलीजियस सेंस ऑफ व्यू से भी वही सेंसिबिलिटीज़ हैं उनकी भी जो हमारी हैं. उसके बावजूद आप जब पाकिस्तान पर नज़र डालती हैं तो स्पेशली इन द लास्ट 20 ईयर्स आई वुड से पाकिस्तान जहाँ और कई चीज़ों के अंदर लैग कर रहा है, वहाँ पे ख़वातीन की एम्पावरमेंट, उनकी वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन के हवाले से बहुत लैग कर रहा है. तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने हवाले से भी बताएंगे आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ. वाई डिड यू जॉइन FOSPA, व्हाट वाज द रन अप टू दैट, एंड हाउ डिड यू चूज लॉयर एज अ बीइंग अ लॉयर एज अ प्रोफेशन. First of all, thank you for calling me on this podcast. It's a very good initiative that you have. क्योंकि ना सिर्फ आप you're not just promoting your page, you're promoting ऐसे thoughts, ऐसे ideas, ऐसी awareness जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा की है. और जितने भी awareness sessions हम करते हैं उसमें हम ज़्यादातर बोलते हैं कि legal awareness, you know, when you talk about empowerment, और तो क्या empowerment के बारे में, you know, it's good we're having discussions. But that empowerment, I think, तब स्टार्ट करती है जब आपको नॉलेज होती है कि आपके पास एक राइट है और उस राइट के लिए आपके पास रेमेडीज अवेलेबल है. तो मेरे ख्याल से नॉलेज इज़ वेरी वेरी की. नाउ कमिंग टू माय बैकग्राउंड, लॉयर, आई थिंक जब हम स्टूडेंट होते हैं तो बड़े आइडियलिस्टिक सी लाइफ होती है, बहुत आइडियल्स होते हैं कि मैं पढ़ूंगी तो मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा. एंड आई फील कि समवेयर while you're studying you have these ideals. In my case, I always wanted to do law because बचपन से ही वो एक जरासीम होते हैं ना, वो स्पीकअप करने के और कॉल आउट करने के, जब भी कोई गलत चीज़ नज़र आती है कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, and then voicing your opinion. Whistle blowing on the spot के चीज़. On the spot, that's not right, because चीज़ें if it doesn't feel right, then definitely not right, or just having that thing to say, you know, this does not feel right. So I did law. After that I came and I started litigation. I feel that उसके बाद थोड़ा सा because you know the field of when we're talking about advocating for people's right, nobody starts off knowing कि उसके लिए पहला कदम क्या होता है या how do you go about this career. So I started working at a private firm litigation में. After I came back, I did my law from University of Kent, Canterbury. So मैंने law किया था. And उसके बाद फिर how was that experience, by the way, just on a side note, your stay during the University of Kent years back in England, how was that? It was lovely. It was very difficult because हम सारे पैम्पर्ड से घर से होते हैं और उसके बाद सब चीज़ का ख्याल होता है. उसके बाद फिर जब बाहर दुनिया में निकलते हैं तो असल आप पता चलती है, you're on your own. So I think that was a very it was very empowering experience in the sense that, you know, after that I know that I can make my own. No matter where you throw me, I'll manage it. So that was really good. उसके बाद आके I feel because ये जो path है ना to speak up or to advocate or to defend or to talk about causes that are close to you, उसका कोई path बताता नहीं, and everybody gets into that path quite accidentally. Most activists are quite accidental. So for a very long period of time I was doing litigation. Service laws पे ज़्यादातर मेरा focus था. उसके बाद then I went in-house. उसके बाद काफ़ी अर्सा I felt that I was very dissatisfied with the work that I was doing. मतलब I was, you know, financial freedom is the case. A lot of women go out and work because we want financial freedom. Because financial freedom accidentally also means empowerment. It's good.
But even with that financial freedom that my work brought me, I wasn't satisfied in the end of the day. I realized, hey, my satisfaction is when I am interacting with people, when I am doing the kind of work जिससे कोई ना कोई impact. Then coincidentally Fospa came along and I started. अब मुझे लगता है कि हम काम के साथ कुछ satisfaction है, कुछ बेहतर काम हो रहा है. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे इस सिलसिले को बढ़ाएं और थोड़ी सी निटी-गिटीज़ के अंदर जाएं हम इस टॉपिक के, सो आई जस्ट लाइक टू यूज माय को-होस्ट्स द पैनलिस्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान बीट, मिस ज़हीन खुर्रम एज वेल एज मिस समिया निगार. तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करें और ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से काइंडली. अच्छा, जैसे इसी आपकी बात के मैं आगे बढ़ाऊंगी. ऐसे बीता आपके जैसे कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप उस जो है फ्रीडम के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी आ जाए तो फिर तो बस हमारा हो जाता है. गहरी बात है. अच्छा, फिर हम आपके टॉपिक से हम लोग जो मतलब फॉस्फा से रेट में सबसे बात करना चाहूँगी वो ये कि देखिए, सबसे पहले तो ख़वातीन घर की बात करें. घर से ही हमें हमारे दिमाग को फ़रोग़ मिलता है. उसके बाद एक जो इंटरनल हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी फ़रोग़ होता है, तरबियत होती है, वो घर से ही हो रही है. देन फिर हम वही वाली बात है, तरबियत के बाद अपनी एजुकेशन की बात, फिर हम फर्दर जाते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ. तो घर की बात करते हैं कि घर में जो हमारे जो ख़वातीन को फेस करना पड़ता है, हम तो अब्यूसमेंट फेस करनी पड़ती है जो हमारे हस्बैंड की तरफ से होती हैं, जो हमारे भाइयों की तरफ से होती हैं, फादर्स की तरफ, इन-लॉज की तरफ से हैं. इवन अगर 40 लेवल पर मैं देखूँ तो वही बहन भाइयों में जो तजाद स्टार्ट होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, चीज़ें होती हैं कि नहीं भाई भाई है, सीखने में पेरेंट्स फंसी होती है कि भाई नहीं, इनको ये चीज़ करने दो, इनको अच्छा पढ़ने दो, इनको अच्छे स्कूल जाने दो. फिर उसके बाद फिर आप हस्बैंड का देखें तो हस्बैंड का भी ये भाई हस्बैंड को अच्छा खाने को दे दें, इनको अच्छा पीने को दे दें, आप थोड़ी देर बाद खानी थोड़ी देर बाद खाएं. शुरू से वो सेकंड क्लास. तो इस लिहाज से कैसे फिर ख़वातीन को जो है वो फ़रोग़ मिलेगा, कैसे वो मतलब वो तो फिर घर के मसलों में ही उलझी रहेंगी, कहाँ से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कहाँ से वो चीज़ें आएंगी. तो इसके हवाले से आपका फॉस्पा कुछ कर रहा है तो ये आप मुझे बताइए ज़रूर, ताकि हमारे देखने वालों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस. देखिए, फॉस्पा, सबसे पहले मैं थोड़ा फॉस्पा के बारे में बताऊँ. फॉस्पा स्टैंड्स फॉर फेडरल ऑम्बुड्सपर्सन फॉर प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट हरासमेंट यू एंड हरासमेंट स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू वर्कर्स. ये जो इदारा बना है, ये 2010 के एक्ट के तहत बना है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस एक्ट है. अच्छा, ये नाम जो है वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, मगर ये औरतों, मर्दों, बच्चों, ट्रांसजेंडर पर्सन सब पे अप्लाई. ठीक है. तो फॉस्पा जो है, एंड विद इन द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है, फॉस्पा के मैंडेट में वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स पे आते हैं. वो मैंडेट फिलहाल द अदर प्रोविंसेस डोंट हैव इट. मगर वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस तो बाद में आता है. सबसे पहले तो आपकी जो बात है वो औरत वर्क प्लेस तक तो पहुंचे, इसे एम्पावर तो वो वर्क प्लेस तक पहुंचे. तो उससे पहले जो आप बात कह रहे हैं कि घर में जो औरतों पे ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो तशद्दुद होता है, जो मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या घर के अंदर हाई को प्रेफरेंस देते हैं, इनों को नहीं देते, जेटों को नहीं देते, ये जो चेंज है ना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है. से ये वाला चेंज होगा, देन ओनली यू कैन गो ऑन टू अदर राइट्स, जिसके बारे में ये वाला चीज़ इशू रिजॉल्व नहीं होगा. इसके लिए अगेन फॉस्पा's work is specifically with respect to property rights and with workplace rights. But if you would ask my general opinion कि इसमें क्या हो सकता है, again हमारे यहाँ सबसे पहले you need to get your men on board. You know, when we talk about empowerment, हम आजकल लड़कियों को जो रेस कर रहे हैं, we talk about वो तालीम दे, जिनको they should have the right to work, वो अपने careers को pursue कर सकता है. मगर जब आप अपनी लड़कियों को तालीम दे रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ने की वो दे रहे हैं, तो क्या हम अपने घर में वो जो बेटे को पाल के बड़ा कर रहे हैं, क्या वैसे गवर्नमेंट वो कर रहे हैं कि वो ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए क्या वो इक्विप्ड है एग्जैक्टली, या वो उसी पुराने माइंडसेट के साथ में जो वो बेसे आया सेम वैल्यूज के साथ अगर वो चल रहा है और वो सेम फैमिली सेटअप हुई है, तो क्या वो मेंटली तैयार है ऐसी औरत को एक्सेप्ट करने के लिए? I think that is the problem, because now you're raising a generation of women who are more empowered. I would say not empowered enough, more empowered just than before, but the men in their surrounding are not equipped to deal with those women accordingly. Yeah.
उसके अलावा जब हम बोलते हैं कि माइंड सेट चेंज करना, तो सबसे पहले तो आपने अपने बेटों की तरबियत ऐसे की, उसके अलावा यू नीड टू गेट योर मेन ऑन बोर्ड. जब आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, सॉरी, व्हाई डू यू हैव, अगर औरत आके एडवोकेट करेगी, men also need to come on the front and they need to advocate for these things. एक positive masculinity, हमारी जो masculinity का definition है, that itself is toxic, flawed. You know, हमने मर्द को एक, and we've also put the pressure. I'm sure there are a lot of men who do not want to be that toxic and who do not want to fall within that criteria. They face those societal pressures around them. Society, So they have to fit in a certain mold. in a certain mold. They have to act a certain way, they have to dress a certain way, they have to treat their wives a certain way, they have to treat their sisters a certain way, because वो सारा एक इज्जत और कल्चर और एक सोसाइटी के एम्बिट में आ जाते हैं. तो सबसे पहले तो अपने I do say sometimes and I feel that in order to free your women you need to free your men. अच्छा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हम वुमेन राइट्स के लिए बहुत काम कर रहे थे, चला रहे करें, लेकिन क्या हमें ये चीज़ अपने इंस्टीट्यूट्स में भी रखनी चाहिए? क्योंकि जब हम अपने बच्चों से ही स्टार्ट करेंगे, जब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो तालीमी इदारे हैं, जब वो ये तालीम देना शुरू करेंगे कि आपको वुमेन्स के साथ कैसे पेश आना है, उनकी क्या राइट्स है, जब वो सीखते हुए बड़े होंगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इंसान बनेगा, जब उसको पता होगा. अब क्या है कि तालीमी इदारों में तो इस बारे में बात की नहीं जाती बिल्कुल कि वुमेन राइट्स क्या है, और बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो घर के माहौल देख के हो रहे हैं, जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहने हैं, नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, तो उनको वो तालीम दी ही नहीं जा रही. अब जब एक उनका माइंड सेट बिल्कुल मैच्योर हो गया, अब ऐसे टाइम पे आके अगर हम उन्हें वुमेन्स राइट्स की बात बताते हैं तो दे डोंट एक्सेप्ट दिस. तो हमें चाहिए कि हम इंस्टीट्यूट्स में इस चीज़ को लेकर आएँ, और ताकि बच्चे जो है अपने बचपन से ही तालीमों में चले, घर के माहौल से नहीं पढ़ रहे, एटलीस्ट स्कूल के माहौल से, यूनिवर्सिटी के माहौल से उनको ये पता हो कि जी ये वुमेन्स राइट्स है, और हमें औरतों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ऐसे बिहेव करना है. क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे घरों में जो है माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन औलादें पढ़ जाती हैं, वो पढ़ के कुछ बन जाती हैं, बट स्टिल उनको वुमेन्स राइट्स के बारे में पता नहीं होता. पढ़ लिख के भी वो अपनी वाइफ्स के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ और कोलीग्स के साथ अब्यूज़ कर रहे होते हैं. तो इस बारे में भी अगर आप कुछ अपना इनपुट देना चाहें तो. और इसमें एक छोटी सी एडिशन में ये करना चाहूँगा कि स्पेशली क्योंकि ऑल ऑफ अस मोस्टली आर मिलेनियल्स हियर, वी आर सिटिंग हियर. अब इसके बाद आप अगर देखें तो आपके पास दो और जनरेशन है जो सब परवान चढ़ रही हैं. वन इज जनरेशन Z एंड देन जनरेशन अल्फा, जो कि अभी आजकल के बच्चे. तो आपको इन तीनों जनरेशन्स के अंदर भी कोई फर्क ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेसिवली कुछ चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हूँ, इसी में ऐड करके? I think a lot. I'll answer your last question first. I think a lot is changing. Millennials थोड़ा सा फंस गए इस चीज. I also fall with And they're actually caught in the middle between the old world and the new world. world and the new world, right? In the old world, we've been brought up or raised with the same moral upbringing in terms of औरत का ये predefined role है, और उसके बाद like right as you grew up, then this, you know, this whole movement started और ये सारी awareness आ गई है. So somewhere between, you're right, somewhere we're part between the old world and the new world, and I think the millennials are struggling more in this respect than your Gen Z and your alphas, right? यानी कि जो identity crisis है वो थोड़ा सा Millennials से ज़्यादा है, because the other two generations are quite aware. Yeah, exactly. They're very aware because they've been raised with. It's also the event of the internet and how it is raised with, and the fact that you have smartphones and you have everything on your fingertips. I think those remedies or those awareness avenues were not there for the millennials. And because वो बचपन से ही they have that kind of awareness, so their way of dealing with things is very different. उनका mindset different, and I see that when I interact with with the other generations, I feel that there is a huge change. Struggle उनके लिए भी है क्योंकि again either these are their parents are millennials, exactly, or from another generation, to that change. But coming back to जो सवाल आप बोलते हो, उसका ये है कि you're right कि स्कूल में नहीं है ये तालीम, और but the school में नहीं है वो somewhere along the way social media and media itself has played a very huge role. And change, I think change कभी भी doesn't come with the first generation. Till that struggle happens, वो uprising होती है, और उसके बाद सारे struggle का, for example when parents struggle,
तो उसका फल कौन खाता है? हाँ, उसकी औलाद का औलाद था, right? Exactly. So this generation of women is struggling, and we managed to make some sort of a positive change. The generation of women who come later will benefit, right? For example, you're talking about that man who did not get that sort of upbringing in school. School में उसको awareness नहीं मिली, घर में उसको वो वाली awareness नहीं मिली. उसकी he gets married and then he takes those same values, outdated values, and he does that. But again, if the woman in question that he's married to, वो उस बारे में बोलते कि ये सही नहीं है, वो अपनी आवाज उठा के और बोलती है ऐसा नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने पाएगा जो मेरे साथ. Exactly. To change will take some time. वही बात ना सविका, अगर मदर अवेयर होगी तो वो तो अपने बेटे और बेटी को उसको कैसे लेके चलना है उसको पता होगा. उसको पता होगा कि इसके बेटे की क्या लिमिट्स है, जहाँ उसको रोकना है कि बेटा आप ये नहीं करेंगे इनके साथ. पर बहन को पता होगा क्या. वही वाली बात कि जब तक कि मैन को हमें पावर दे रही होगी, जब वुमेन को पावर करना है उसके लिए, तो वही वाली बात है कि हाँ तरबियत का, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो हमारे घरों में हो, उसका बहुत वाइटल रोल है, जिसको हम जो है बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. अच्छा सविका, हम थोड़ा सा घर से थोड़ा बाहर निकलें तो हम वर्क प्लेस पे आते हैं. और वर्क प्लेस पे आने के साथ ही आजकल जिस तरह का जो एरा चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के काम करने से बात नहीं बनती. ठीक है, ऑनेस्टली सोचा कि ठीक है, जहाँ पे उसका आदमी उसको हिम्मत देने के लिए तैयार है, जहाँ थोड़ा बहुत आदमी उसको थोड़ा सा बकअप करने को तैयार है, ठीक है तुम जाओ, तुम मेरे साथ जैसे मैं काम कर रहा हूँ तुम भी करो, ताकि हम लोग दोनों घर में एक अच्छी इनकम ला सके, एक मिल के हम अपना अच्छे से ये लोग चीज़ें अपना रन कर सकें, चीज़ें अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम अपने बच्चों को दे सकें और आपको दे सकें. ठीक है, वो औरत चली गई. अब वर्क प्लेस पे तो जो चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं वो तो मतलब उसके बियॉन्ड द इमेजिनेशन है. वहाँ पे इतना पॉलिटिक्स चल रहा है, वहाँ पे आपके बॉस जो हैं वो आपको आते जाते कोई कमेंट्स पास कर रहे हैं, आपका साथ बैठा कलीग आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, आप बैठ के अपना काम कर रही है लेकिन किसी की नज़रें आपको देखती जा रही हैं और आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं. इतनी प्रेशर के साथ, इतनी फोर्स के साथ जब वो औरत घर आ रही है, दोबारा से उसको अपना 100% देना है, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका पूरा ओवरऑल मतलब जो उसको फेस करना पड़ रहा है, वो किसी को बता भी नहीं पा रही. क्यों? क्योंकि अगर अब वो अपने हस्बैंड से चीज़ शेयर करती है तो उसके हस्बैंड मजीद परेशान होंगे. ठीक है, तो उसको कैटर करने के लिए क्या है हमारी लॉज क्या कहते हैं और किस तरीके से वो औरत जो है कंफर्टेबल होके वो चीज़ें जो है सुकून के साथ अपनी मेंटल सुकून को देखते हुए अपनी चीज़ें जो है वो कंफर्टेबली जो है स्मूथली रन कर सकती है. इसके बारे में सो फॉस्फा एग्जैक्टली इसी विजुअल के साथ एक ये इदारा है. व्हेन यू टॉक अबाउट एम्पावरमेंट में हमेशा वो बात है कि फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरत को तभी मिलेगी और सारे काम एक औरत घर की चार दीवारी में नहीं कर सकती. There are a lot of home-based workers and there are a lot of women who are now working online, which is again keeping in mind कि औरतों का घर से निकलना मुश्किल ही है. A survey was conducted in which 49% of men felt that एक औरत को घर से बाहर निकल के काम होता है. Again, वो mindset Quite a huge number. that is because they understand that outside the house there is the issue of harassment. Yes. What else is there? So FOSPA was with that mandate and with that visual. FOSPA is there to empower women, right? जब आप workplace में जाते हैं, there are harassment is very very rampant. If you were to, I don't think you can come across anything जो बाहर घर से निकलती हो या ना भी निकलती हो जिसके साथ harassment ना हुई. Exactly, right? चाहे वो verbal हो चाहे physical हो, harassment is very powerful. Acha, in the workplaces, I feel that this phenomenon of men and women working together is also failing, at least in our societies. इसलिए शायद उसके कुछ some kind guidelines that how do men and women work in a workplace जिसमें दोनों इंडस्ट्री के साथ रिस्पेक्टफुल हो और ये चीज़ें ना. अब वर्क प्लेस हरासमेंट होती है. हरासमेंट क्या है? सबसे पहले मैं ये बता दूँ, हरासमेंट वो बहुत अच्छे से इस एक्ट ने डिफाइन किया है. हरासमेंट जो है शी इज द अनवेलकम एडवांस हो, कोई रिक्वेस्ट हो फॉर सेक्सुअल फेवर, जिसको वो एज अ कंडीशन बना दें कि अगर आप ये करेंगी तो आप फिर आपकी प्रमोशन होगी या तो आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसको एक कंडीशन बना रख जाए. और अगर जी वो औरत या मर्द इन दैट केस, बिकॉज ये एक्ट दोनों पे अप्लाई करता है, उससे ना अप्लाई करे
तो उसके वर्क एनवायरनमेंट को इतना टॉक्सिक और इतना हॉस्टाइल बना देना कि तुम उसका उस एनवायरनमेंट में गुजारा मुश्किल है। और उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस रह जाते हैं कि या आप काम छोड़ दें या आप यू गिव इन एंड यू नो agree to their demands. So this is what harassment. And then again, harassment की important वो ये है qualification बताती जाओ that harassment needs to be of a sexual nature to come under that. अच्छा, ये एक्ट में एक अमेंडमेंट आई थी, उस अमेंडमेंट के तहत जो है अब जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी है, वो भी हरासमेंट के जिम्मे में आ जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्कूल का मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर एक टीचर है जो इट्स अ मेल टीचर, वो हमेशा लड़कियों को फेवरेबल मार्क्स देता है या उनको फेवर करता है और सारे लड़कों को वो मार्किंग में तंग करते हैं या अटेंडेंस में तंग करते हैं, राइट? दैट इज, आप अगर किसी एक थोड़ी जेंडर को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के एम्बिट में आ जाए। ये दोनों चीज़ें जो हैं आर नाउ अंडर द एम्बिट ऑफ हरासमेंट और दीज कैन नाउ बी पेनलाइज्ड। अच्छा, अब अगर किसी के साथ हरासमेंट ऑफिस में कोई फेस कर रहा है या किसी वर्क प्लेस में या तालीमी इदारे में, अच्छा वर्कर के डेफिनेशन में आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो ऐसे लोग जो फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो ऑनलाइन बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, आपके घर में डोमेस्टिक वर्कर्स, हम सारों के घर में डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। और ऑनलाइन वर्किंग में जैसे आपने बताई, तो ये भी आप ऑनलाइन वर्किंग पे भी आपने so all of these people are included in the definition of an employee or in the definition of cyber harassment kind of cyber work is good for us. cyber workplace, because you know a lot of people now work on Upwork, they do freelance for बहुत सारी चीजें, तो ये सारे आ जाते हैं कि जिनके साथ हरासमेंट हो सकती है इदारों में। अगेन प्राइवेट, गवर्नमेंट, schools, all of these are covered under. अभी आपने जैसे गवर्नमेंट का जिक्र किया, सुविधा थोड़ा सा ये भी बताइए जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी ऑफ एंड अवेयरनेस ऑफ आवर ऑडियंसेस, कि जब वर्क प्लेस की हरासमेंट की बात होती है तो एक है आपका पब्लिक सेक्टर और एक है आपका प्राइवेट सेक्टर, तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स, कि क्या ये चीज़ ज़्यादा प्रिवेलेंट है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिस में, या फिर प्राइवेट ऑफिस के अंदर ये चीज़ ज़्यादा प्रिवेलेंट है? अगर इसको थोड़ा सा from the last numbers that we have, more in the private sector than in the public sector. But again, I would say take it with a pinch of salt, because हर चीज़ में आपकी रिपोर्टिंग, your reporting is, a lot of people are exaggerating to report or to blow the whistle on the harassment. So anyhow, so what COSPA does is, मैं बता रही थी जैसे वर्क की कैटेगरी में कौन आता है, वर्क प्लेस की कैटेगरी में कौन कौन कवर है, स्टूडेंट्स कवर्ड है, डोमेस्टिक वर्कर्स कवर्ड हैं। तो अगर आपके साथ अब बाय लॉ ये 2010 के एक्ट के तहत हर तालीमी इदारे, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर वर्क प्लेस को एक इंक्वायरी कमेटी बनाने ज़रूरी हो गई है। वो एक इंक्वायरी कमेटी जो 3 लोगों की, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, जिसमें से एक का खातून होना इज इम्पोर्टेंट, एंड कोई एक हो जो वॉइस का रिप्रेजेंटेटिव हो, और थर्ड मेंबर डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर यू नो। Is there any minimum size of the organization which needs to qualify? Three people need to be there in the inquiry committee. Okay. जिसके पास कोई अगर harassment का इशू हो तो उसकी कंप्लेन कोई ला सके। उसके अलावा उन्होंने अपना जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में बात करता है कि हर इदारे ने या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने उसको डिस्प्ले करना है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके एम्प्लॉइज या आपके वर्कर्स उसको देख सकते हैं। अब इंक्वायरी कमेटी की भी अगेन इसने बहुत स्टेप बाय स्टेप हमारे लॉ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कितने टाइम में आपने इंक्वायरी यूज करनी है और उसके अलावा उस पर आप क्या पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं। अब अगर किसी के साथ हरासमेंट होती है तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या वो अपनी इदारे की इंक्वायरी कमेटी के पास जाके कंप्लेंट फाइल करें या वो डायरेक्टली फोस्पा के पास कंप्लेंट फाइल करें। अच्छा, अगर इदारे की इंक्वायरी कमेटी के पास फाइल की है कंप्लेंट तो अगर उसका डिसीजन आता है और आपको लगता है, क्योंकि आपने मुझे पहले मेंशन किया कि भाई इदारे में तो उनका जो सुपरवाइजर है फिर इसका ऊपर से जो मैनेजर है दे विल ऑल बी इन्वॉल्व और वो जाहिर बात है दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट और द अक्यूज्ड पर्सन, तो उस केस में आप डायरेक्ट फोस्पा के साथ भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपने इंक्वायरी कमेटी की उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप एक अपील फाइल कर सकते हैं फोस्पा के पास। आपका एक सवाल था। हाँ, जिसमें बस यही कहती कि क्योंकि बेसिकली उन लोग को भी ये होता है कि उनकी जस्ट वो बंदा सफर नहीं करेगा, कंपनी का नेम भी सफर करेगा, तो इस चीज़ को ये एलिमेंट होता है कि जहाँ आपको लगे बायस है। अच्छा, फोस्पा के पास कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकते हैं? बिकॉज अगेन हरासमेंट रिपोर्ट ही नहीं है, बिकॉज लोगों को लगता है कि अब कोर्ट कचहरी की चक्कर करने पड़ेंगे। It's very difficult to actually reach out to the to reach out or to ask, you know, if this had happened to me,
और जेंडर सेंसिटिविटी भी नहीं है ना इन केसेस के साथ डील करने के लिए, कंप्लेंट सुनने के लिए। तो बेसिकली ये है कि फॉस्पा जो है विद आप फॉस्पा के पास जो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। We have a helpline number which I'll share with you later. You can send an email to FOSPA. FOSPA का वेबसाइट जो है वो fospa.gov.pa है। आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने कंप्लेन दर्ज किया, within a period of 3 days we issue a notice, हम आपको बुलाएंगे। उसके बाद एक preliminary hearing होगी, कंप्लेनेंट को बुलाएंगे, कंप्लेनेंट की बात सुनेंगे। अगर हमें लगता है that this is a genuine case, and because again you mentioned earlier कि what transparency कि ऐसा वो false complaints are false complaints, because a lot of times और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती कि क्या मेरे साथ जो चीज़ हुई है क्या वो हरासमेंट है। कभी कभी a lot of people are confused कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है या ये डिसिप्लिनरी मैटर है। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो डिसिप्लिनरी इशूज़ के या एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के एम्बिट में होते हैं। तो एक प्रिलिमिनरी हियरिंग होती है, प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम नोटिस इशू करते हैं टू द अक्यूज्ड पर्सन और उनको फिर हम समन करते हैं। और उसके बाद जैसे एक प्रोसीजर चलता है और वो अपना डिफेंस फाइल करता है, वो अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है और उसके बाद में एक एविडेंस रिपोर्ट होती है। एंड लाइक बिकॉज क्योंकि ये क्वासा जुडिशियल फॉरेस्ट है, सो जैसे कोर्ट के अंदर आपके प्रोसीजर्स होते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि फॉस्फा जो है वो अपना कंप्लेंट जो है वो 90 डेज का टाइम पीरियड रखता है जिसमें एक कंप्लेंट स्टार्ट टू फिनिश रिजॉल्व होती है। अच्छा, इसमें कहीं पे लॉयर या इस तरह से कोई लीगल हायर करने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ती? So FOSPA encourages complainants or the accused to represent themselves. Okay. Because again, a lot of people do not want to get into that procedure. Legal, it is expensive. Getting a lawyer जो अफोर्ड ना कर सके, कंप्लेन भी ना कराए कि complain भी ना करें just because आपको affordability नहीं है to get legal help. So we encourage, और in fact, interestingly, हमारे पास जितनी complainants in person आते हैं, you would be surprised as to how well they conduct it. It's settled because they're the first-hand people who experience that harassment. Yes, थोड़े से technicalities होते हैं, but you know our office has a team that guides you. कि आपने ये डॉक्यूमेंट फाइल करना है, आपने इतने दिन में फाइल करना है, आपने ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। So, FOSPA again, this is what FOSPA does in terms of dealing with harassment. And moving forward with this, the vision that FOSPA has, looking into the future, is there any kind of mechanism through which FOSPA could integrate the suggestions from the public as well at large, especially women, because उनका एक primary concern है इसके साथ। लेकिन वैसे भी ऑन अ वाइडर पर्सपेक्टिव अगर आपका कोई सजेशंस का कोई इस तरह का फोरम हो कि जहाँ पर आप जो है ना वो इंटीग्रेट कर सके अपनी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर कि और फर्दर मैकेनिज्म्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है मूविंग फॉरवर्ड, और इसको कैसे आम फहम और ज़्यादा ईजी टू अप्रोच कैसे किया जा सके। तो इज देयर एनी वे दैट यू वुड टेक इन द सजेशंस फ्रॉम द मासेस एज वेल? So our website gives you all the email addresses. So FOSPA works in this way. थोड़ा सा मैं आपको mechanism. So the head office of FOSPA is always Islamabad. Right. Our federal ombudsperson is Madam Fawzia Vikar. She's the current ombudsperson. And again, then we have regional offices. Right. So there is a regional office in Sindh. There is one in Lahore. There is one in Peshawar. And so improvements की जैसे आप बात कर रहे हैं कि जहाँ कोई चीज़ लैक है, एक तो सबसे पहले केस बाय केस, फॉर एग्जाम्पल लॉ जो है वो एक संत ऐसी एक चीज़ है जिसमें हमेशा कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होगी, बिकॉज नो लॉ कैन cater through generations, you know, because your problems change with time. Your harassment, for example, आज से शायद 10 साल पहले और 20 साल पहले साइबर हरासमेंट ये ऑनलाइन अब साइबर हरासमेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों को वक्तन फवक्तन अमेंडमेंट आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ वी आर वर्किंग ऑन अमेंडमेंट्स टू द लॉ कि हरासमेंट की डेफिनेशन को हम कैसे वसी कर सकते हैं कि ऐसे कुछ केसेस होते होंगे जिनमें शायद हम रिलीफ ना देते थे चाहते हुए भी। अगर एक जेन्युइन केस आया है बट यू नो समटाइम्स योर हैंड्स आर टाइड एंड यू कैन नॉट गिव रिलीफ, तो ऐसी चीज़ें वी टेक इनटू अकाउंट। ऑब्वियसली यू कैन राइट टू FOSPA एंड टू फील दैट वो मेरा केस फाइंड भी हुआ था या ऐसा एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है। We are an organization that is open to receiving any kind of feedback that would help us to give better justice. And regarding the current organizations where these kind of things do take place, or even for that matter, इस तरह की organizations जहाँ पर एक relatively अच्छा और mature निज़ाम मौजूद है within the workplace itself, is there any way that FOSPA could hook up with these kinds of progressive organizations
कि जहाँ पे फॉस्पा उनको एक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर उनके साथ एम्प्लॉयर्स के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ हुकअप करे कि जहाँ पर जो है ना वो फॉस्पा की एक कंटिन्यूस गाइडेंस जो है ना वो उनको रहे कि आप किस तरीके से अपनी वर्क प्लेस को जो है ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड. So as a part of FOSPA का एक mandate है that we create awareness. So a lot of the work, एक तो one side is listening to complaints, hearing complaints and reaching them to the conclusion. इसके अलावा as a part of FOSPA's mandate, we spread awareness about the law. Because again, like I said, awareness is your power. Knowing कि आपके rights क्या है और आपके पास remedy क्या है सबसे important चीज़ है. So we do go to organizations, we go to a lot of education institutions. I really enjoy education institutions because आप में basically किसी को workplace में जाने से पहले उसको उसके rights के बारे में समझ रहे हैं. And the real change actually happens at that level. Because you know, उस वक्त अगर आप empowered और equipped हैं ना, then you know you will be unstopped. Because there is nothing that women can't. Exactly. It's anything women can do so much. So much. और अगर उनके ऊपर ये limitations ना हो, society की limitations ना हो, या ये ऐसी unfortunate चीज़ें जैसे harassment ऐसी ना हो, तो there is no limit to where women can help. ये अवेयरनेस कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्ड करती है कि ओके फाइन, मुझे पता है मुझे आगे ये करना, नहीं तो नो वन कैन स्टॉप मी, और मैं तो वो करूँगी. जब अवेयरनेस नहीं होती तो फिर थोड़ा झिझक होती है कि अच्छा ये होगा तो मैं कैसे कर सकूँगी, मुझे ये फेस करना पड़ेगा. तो आई थिंक ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत इससे फर्क पड़ता है, मेंटली हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क पड़ता है आपकी. मतलब जैसे मैं ये फील करती हूँ कि इसी वजह से बहुत सारी जगहों पे आर्ट्स में भी हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे खवातीन पीछे ही हुई, जो बेचारी पिटाब बे करना चाह रही है, जो मैं देखती हूँ ड्रमिस्ट बनना चाह रही है. बहुत सारे ऐसे शोबिंग हैं आर्ट के भी जो इसी वजह से निगलेक्टेड हैं, क्योंकि बहरहाल किसी भी माशरे को एक जो हमारी आर्ट है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं प्रमोट करती है. बहुत ज़्यादा एक चीज़ देखें हम, बाकी हमारे पड़ोसी ममालिक देखें, बाकी देखें, एक आर्ट का एक बाकायदा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है. तो और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है, हमारे आर्ट जो है जो हमारी इमेजिनेशन ओपन करती है, हमारे माइंड्स को ओपन करती है. लेकिन वही वाली चीज़ जहाँ क्रिएटिविटी आने से पहले ही रुक जाए तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. सिर्फ इस माशरे का ही, उस इंसान का तो होता ही होता है, माशरे का जो हम कितना नुकसान कर रहे हैं उसका तो हमें आइडिया ही. बट अभी ऐसा है कि पॉजिटिव चेंजेस देखने में आ रही हैं. लाइक पहले लड़कियां बाइक नहीं चला सकती थी, स्कूटी नहीं, ये सोच के कि अब हम जा रहे हैं तो जो मेल्स हैं वो हमें रोड आए वो करेंगे, फिगर टर्न करेंगे, या फिर चेजिंग भी बहुत होती है, यहाँ पे पुटिंग्स भी बहुत होती हैं. तो बड़ा एक था. लेकिन माशाल्लाह अब देखें आप तो मदर्स को लेके जा रही होती है, खुद मतलब यूनिवर्सिटी जा रही है, वर्क प्लेसेस पे खुद से राइट्स कर रही है. मतलब ये एक अच्छा पॉजिटिव है. और अब इसको मतलब जैसे मेल्स भी इजी होकर देखते हैं, वो चेंजेस बहुत अच्छा इम्पैक्ट है. तो वी आर पॉजिटिव के आगे भी जो है ये इदारा और भी माशाल्लाह अवेयरनेस करेगा, तो हम एक अच्छी पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहे हैं अभी भी. वरना पहले तो एक तस्वुर ही नहीं था, हम एक कोई अजीब निगाह से देखते थे अगर कोई इवन फीमेल्स ऑल्सो, नॉट ओनली मेल्स, कि हम कहते ओह माय गॉड ये क्या लड़की बाइक चला रही है, बाइक में बैठी ना, वो बहुत माइंडफुल लग रहा है लड़कियों का. हम तो बाकायदा चला रहे हैं. एक पॉजिटिव और गुड चेंज है. जो चीज़ ये है कि आस्ता आस्ता बस हमें अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे. That itself, when you talk about औरतें बाइक चला रही, transport, harassment, is one issue कि औरतें काम पे नहीं जा सकती ना. Transportation, public transportation is unfortunately things have changed in terms of public transportation. Mother transportation is one of the hindrances जिसकी वजह से औरतें जो हैं वो काम पे जा नहीं सकती. Exactly. तो if they had a more economical means to get to a workplace, so it's another step towards empowerment. Would be great. Yes. Last but not the least, Sabika, one more thing before we take your leave. वो ये कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी ख़वातीन की, और इस हवाले से क्योंकि देखें यहाँ पर पाकिस्तान में जो इकोनॉमी के अंदर एक स्टैग्नेशन है, तो उस तरीके से तो आपके पास जो ना जिस तरीके से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से लोगों को इतने एम्प्लॉयमेंट के मौके तो नहीं मिल रहा. सो व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, और जिस तरीके से एक इकोसिस्टम आपका स्टार्टअप्स का पाकिस्तान में भी फ्लरिश किया है पिछले कुछ अरसे में, सो गोइंग फॉरवर्ड how do you see participation of women as compared to men in particularly entrepreneurship के अंदर और startups के हवाले से, and how do you see women going forward from them?
honestly, because you said, the Gen Z and the Alpha, right? These women are, I feel, ideas and bright ideas and young women, और बड़े go-getters type के लिए. I feel that अगर they are self-aware basically. they're self-aware, और जो अभी एक movement start हुई है, for to gain sovereignty, Bharat March is always given a very bad context. Every time you talk about it, I've been asked about those times. जिसमें there was a slogan, मेरा जिसमें मेरी मर्जी, right? उसको interpret करने के बहुत सारे तरीके हैं. Interpretations हमेशा interpret करने वाले की ज़हनियत को reflect कर रहा है. And I would take that interpretation as कि मेरी ज़िंदगी के choices जो हैं, मेरी life में हैं, वो choices मेरे वो अपने लिए. That is, I feel, what it means, right? So, ये अभी तो we're talking about changes for a minute, or they are and they're saying, this is my right, give me my right. I feel that the future is bright. If there was more awareness or protection more, I feel that, and startups maybe, if there is that place where you ask your employers, you ask your educational institution, कि भाई, this is the law, implement the law. Exactly. आप अपने तालीमी इदारे से पूछें कि क्या आपने इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, क्या आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट डिस्प्ले किया हुआ है. सबसे ज्यादा मसला ये इम्प्लीमेंटेशन का यार. और मैं भी यही आगे अपना बात करने वाली थी 10 कि हम लोग लॉज बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाती हैं, कमेटी सेट हो गई, मेंबर्स बन गए, काम है बहुत बड़े बड़े, और जो है रिजल्ट कुछ नहीं आता. तो बस मुझे इसी हवाले से बात करनी थी कि फॉस्पा कैसे चीज़ को इंश्योर करता है कि जो कंप्लेन की जा रही है, जिस पर्सन जो एक्यूज पर्सन है, प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और एक रिजल्ट सामने लाना कि उस जो जिसमें हिम्मत की है जो उठा है, चाहे वो एक लो जगह से हो, चाहे वो अपर से हो, चाहे मिडल से हो, उन सबको एक बिल्कुल इक्वली जो है ट्रीट किया जाए, रिस्पेक्टिव ट्रीट किया जाए, प्लस उनको उसका कुछ रिजल्ट भी सामने आए, ना कि जस्ट बस ये. There is a lot of presently under Madam Fawzia Ricard, and she is running this beautifully with a great vision, right? एक तो there is a greater pressure on all the regions to conclude complaints within 90 days. So that there is no such a long back. There is not a lag, because justice delayed is justice denied. Yeah. True. So what is the point कि अगर आपने आपके साथ एक मुश्किल आई, आपने उसकी कंप्लेन की और उसको इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए वो आपके जूते घिस गए. What is the point of it? और इससे होता ये कि एक तो जो इंसान खुद सब्र कर रहा होता है और उसके साथ जो हुआ है उसको देखते हुए जो दूसरा बंदा इज अबाउट टू कम फॉरवर्ड बोलता है नहीं यार उसके लिए तो समझे वो 90 डेज का तो आपका पीरियड है, उसके लिए तो एक दिन भी उस हाल उसके लिए वो एक जस्टिस के लिए वो एक इंतजार कर रहा है. एक तो ये चीज है दैट एक चेक्स एंड बैलेंसेस है, इनको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं. उसके अलावा एक कंप्लेन कंप्लीट देती है, एक रिकमेंडेशन आपने दे दी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इदारे के कि भाई वी हैव फाउंड द अक्यूज्ड गिल्टी. एंड मैं थोड़ा सा पेनल्टीज के बारे में बताती चलूँ कि पेनल्टीज हमारी क्या है. इट्स डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, cancellation of professional license, demotion. So these, at least in the world of employment, these are some very severe penalties or imposition of a fine. कभी-कभी फाइन जो है वो इदारे को पे भी होता है, कभी वो एक विक्टिम को पे भी होता है. तो ये पेनल्टीज जो हैं barriers for anyone to barriers for run and tell those यार मैं harassment करूँगा, I'm gonna get it. was that to ये पता होना चाहिए कि हमें कितना डैमेज करेंगे. बिल्कुल आपको क्या करेगा, तो that will deter a person so you're thinking about something like that, because अगर एक इंसान के दिमाग में ये हो कि I'm going to do this but I don't want to get away with it, तो there is that factor as well. तो एक तो enforcing the fact कि एक complaint को 90 days में कंट्रोल होना है, उसके बाद ensuring that जो recommendation दी है, जो finding है, जो order pass हुआ है वो implement हो. और तीसरा एक बड़ा important factor जो आपने पहले mention किया था कि अगर एक औरत comes forward और man comes forward और वो कंप्लेन करते हैं तो उसके बाद उनके साथ जो एक रिटेलिएशन होती है उसका क्या, बिकॉज उसको भी हम हरासमेंट के एम्बट में काफी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम हरासमेंट को डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर है या एनी अनवेलकम एडवांस और सेक्सुअल बिहेवियर और रिक्वेस्ट, तो उसमें अगर एक कंप्लेन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कंप्लेन्स और उसके बाद फॉरन से उनकी ट्रांसफर हो जाती है टू एन एरिया विच इज बिकम वेरी डिफिकल्ट, या फॉर एग्जाम्पल उनसे उनके प्रिविलेजेस ले लिए जाते हैं, या ऐसी कोई भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है टू पीनलाइज समबडी
कि तुमने कंप्लेन की कैसे, तो उन चीज़ों को फॉस्पा मॉनिटर करता है और ये इसको खुद को हरासमेंट के उस पर करता है. एंड वी हैव द पावर टू साउंड देम नॉट टू टेक एनी सच रिटेलिएटरी एक्शन. उसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करते हैं कि आपका इदारा आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे. कंप्लेन जो है वो कंप्लेनेंट को खुद ही फाइल करे, बिकॉज इट इज़ अ लीगल प्रोसीजर, सो द कंप्लेनेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड. बट दीज लिटिल प्रोटेक्शंस आर देयर. उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करना कि वो टाइमली मैनर में कंप्यूट होगा. आई थिंक दीज थिंग्स मेक इट more easy for a person to get judged. And I think these things are not just, they're being implemented in letter and spirit in FOSPA now. Thank you so much, Sabika, for that such a lovely talk. And I'm sure कि हमारे जो audiences हैं उनकी awareness में बेहतर इजाफा होगा. And before we come between you and the coffee, तो हम इस सेशन का इख्तिताम करते हैं. और इस चीज़ के साथ कि मैं अपने तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, if you want us to keep on bringing these kind of newer topics, best perspectives, so please do like, share and subscribe our channel, and also visit our all the handles, social handles and our website as well. So this is all from Darin Sanhedri from the platform of Pakistan Beat, and last words from our बस सभी का मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके. और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगी कि जस्ट आप वुमेन्स को केटर नहीं कर रहे हैं, वुमेन के साथ साथ आप मेन को भी केटर कर रहे हैं. तो आप लोगों के लिए भी एक खुशाइन बात है कि जस्ट सिर्फ यही नहीं कि वुमेन जो है उन्हीं के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मेन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप सोसाइटी जो है ये एड्रेस नहीं करे. तो फॉस्पा का जो इनिशिएट है आपने बहुत ज़बरदस्त विजन किया है ये, और इसके लिए भी मैं आपको जो है वो थैंक्स करूँगी मेन की तरफ से भी. एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे पाकिस्तान बीट के थ्रू जो है कोई ऐसी एडवाइस सजेशन वुमेंस को के लिए, मेल्स के लिए आप देना चाहें ताकि उनको और मोटिवेशन आए और वो आपके इदारे को जो है कांटेक्ट करें और वो इस हवाले से जो है वो इजी फील करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए. तो आप अपनी वेबसाइट वगैरह दोबारा से बताइए. डिस्क्रिप्शन में भी boardingbar.gov.pt हेल्पलाइन नंबर और बाकी जो ईमेल एड्रेसेस हैं जी sure you can share it. we'll share in the description. सिर्फ एक चीज़, like I said, I will stress awareness or not. जो भी ये anybody who's seeing this podcast, if you know somebody who has experienced harassment in the workplace, one, सबसे पहले तो listen to them without any judgment. और उसके बाद do not blame the victim, because as a society and unfortunately we blame the victim. ये बताते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ है, शायद तुमने कुछ गलत किया होगा, शायद तुम्हारी कपड़े ठीक नहीं होगी, शायद तुमने गलत तरीके से बात किया, ज़्यादा हंसी होगी. There are so many reasons you can come up. To blame a woman or to blame a man or to blame a victim of harassment. You must have done something that made this happen to you. So सबसे पहले I think support the victim, encourage the victim, get them counsel, because this has a very, very huge impact on a person's mental health. So help them, support them and spread the message. लोगों को शायद पता नहीं है कि there is an organization that is a quasi-judicial body जो इनकी rights के लिए काम कर रहा है, that is there to listen to their issues, to address their complaints and address them in a timely manner. So सबसे पहले maybe tell them, make people aware that there is a forum available, and I don't know, and women maybe support other women. phone करेंगे, things means a lot on you. Thank you so much once again, Sabri. Thank you for calling. You take care. Thank you.